नमस्कार। आज हम जो है मध्य प्रदेश के राजवंश लास्ट संडे टेस्ट हुआ था आंसर राइटिंग में, पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो था आपका उसमें था भीमबेटका गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो किस प्रकार की किस टाइप की जो पेंटिंग है भीमबेटका के, सिर्फ पेंटिंग्स का प्रकार पूछा है, ना कि ये पूछा है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है या किसने इसकी खोज की है। तो मैक्सिमम लोग कॉपी में देखा तो वो लोग यही लिख रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पे जो है पाषाण कालीन चित्रकारी मिलती है, जिसमें विशेषकर नवपाषाण कालीन जो चित्र हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पाषाण कालीन आपने लिखा होगा तो भी नंबर मिलेगा, या प्राग ऐतिहासिक जो आप लिखेंगे पे भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यही लिखना था। भीमबेटका की गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकारी, रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसमें आखेट या मानव क्रीड़ाएं जो हैं उनके जो है शिकार वगैरह जो हैं के चित्र इसमें बनाए गए हैं या देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने में आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एरन। ठीक है, यूनिट 2 के हिसाब से पूछा गया था। बाकी एरन जो है और चीज़ों के लिए भी फेमस है। तो पहले तो ये जो है ताम्रपाषाण कालीन एक संस्कृति का उदाहरण स्थल है, ठीक है। और दूसरा इसका मिलता है, आप देखते हैं एरन का अभिलेख है भानुगुप्त वाला, सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। पर ये जो है तांबे की आदिम कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, तो ताम्रपाषाणिक स्थल भी है और गुप्तकालीन स्थल भी है। दोनों के लिए फेमस है, दोनों आप लिख सकते हैं। और दोनों इसके साक्ष्य जो हैं, एक तांबे की कुल्हाड़ी का लिख सकते हैं और दूसरा सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट था आपका कायथा संस्कृति। तो ये मूलतः जो है ताम्रपाषाण कालीन ये संस्कृति थी। उसका जो क्षेत्र था मालवा था, ठीक है, उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र तक ही विस्तृत था, महाराष्ट्र राजस्थान क्षेत्र तक। परंतु इसका जो मूल केंद्र था वो उज्जैन था। ठीक है, कायथा जो है उज्जैन में स्थित है, तो आप मालवा क्षेत्र बोल सकते हैं। और विशेषकर उज्जैन में स्थित ताम्रपाषाण कालीन ये संस्कृति थी। तो ये बता सकते हैं कहाँ स्थित है। और इस एक बर्तन वगैरह जो मिलते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। लाल मृदभांड वगैरह जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा फैक्ट आपका ये हो सकता है। फैक्ट हो गए कहाँ पे है, किस प्रकार की संस्कृति है, और साक्ष्य क्या मिले हैं, यहाँ से क्या प्राप्त होता है। भर्तहरि संबंधित स्थान और प्रमुख रचनाएं। तो किस स्थान से भर्तहरि जो है रिलेट करते थे और इनकी रचनाएं कौन कौन। हम पहले जो लाइन होगी, गर्दभिल्य वंशी शासक थे ये, ठीक है, और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये उज्जैन से संबंधित थे। ठीक है, पहला ये होगा। तो आपका पहला जो पूछा गया है स्थान ये क्लियर हो गया। तो नीचे आप लिख सकते हैं प्रमुख रचना और डैश देके आप जो है तीनों रचनाओं के नाम लिख सकते हैं। शृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। ठीक है, तो तीनों रचना इनकी जो है फेमस रचना है, तो आप ये लिखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। उसके बाद एक कृत संवत 57-58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के राजा माना जाता विक्रमादित्य। हालांकि लोग इसको मानते थे गुप्त, परंतु ये राजा थे विक्रमादित्य, उज्जैन के जो गर्दविल्ली वंश के शासक थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया था प्रारंभ। तो ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 3 फैक्ट ये हो जाएंगे आपके। 57-58 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में भारत सरकार का ये राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, विक्रम संवत इसको बोला जाता है। और तीसरा फैक्ट ये हो जाएगा क्यों चालू किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था, तो शक विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, 3 फैक्ट आपको ऐसे दे देना है। उसके बाद है महाराज संचोवा। आपने सुना परिव्राजक वंश के जो थे अंतिम शासक थे, और इनकी जानकारी खोए अभिलेख से जो एक अभिलेख मिलता है सतना में स्थित है, इससे इनकी जानकारी मिलती है। मेनली ये परिव्राजक वंशी शासक थे और ये अंतिम शासक थे उस क्षेत्र के। ठीक है, और इसके बाद जो है समुद्रगुप्त, आप जानते हैं वो धरणिबंध के जब लक्ष्य के लिए जाता है तो उसमें बहुत सारे राजाओं को जो है पराजित करता है और अपने राज्य में मिलाता है। उनमें से एक ये भी थे, कहा जाता है ये डाहल क्षेत्र जो है आठविक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, टाइम पे ये आठविक क्षेत्र के रूप में शासन करते थे, या आठविक क्षेत्र पर शासन करते थे। इस क्षेत्र को जो है या सतना वाले क्षेत्र को आठविक राज्य के अंतर्गत माना जाता था, और इसको पराजित करके जो है अपना सामंत वगैरह बना लिया होगा समुद्रगुप्त ने, इसको अपने में विलय कर लिया था। ठीक है, तो संचोभ जो है परिव्राजक वंश के अंतिम शासक थे। उचेहरा नामक स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब कुछ लोग ये लिख रहे हैं उच्च कल्पवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन पहले ये था कि किस जिले में स्थित है, ये तो सेकेंडरी फैक्ट होगा। ठीक है, हम लिखेंगे ताम्रपाषाण कालिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल उचेहरा जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। पहला तो यही होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया।
है। फिर इसकी विशेषता या कोई विशेष फैक्ट आप बताना चाहते हैं, तब आप हम बता सकते हैं कि जो है उच्चकल्प वंश की ये राजधानी रहा है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। कल्प वंश जो मध्य प्रदेश का था वो इससे संबंधित था, और ये कहाँ पे है, सतना में है। और दूसरी चीज एक और है जिसके लिए ये फेमस है, बटलोही के पात्र। ठीक है, तो वो आप ये बता सकते हैं, पर मेनली जो आंसर था आपका वो सतना में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मान कौतूहल नामक ग्रंथ किस विषय में से संबंधित है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं मान कौतूहल ग्रंथ मान सिंह तोमर ने लिखा था। ठीक है, उसने पहले ये पूछा है कि किस विषय से संबंधित है। हाँ, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परमार शासक सॉरी तोमर शासक मानसिंह द्वारा रचित मान कौतूहल ग्रंथ संगीत से संबंधित था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या संगीत के क्षेत्र से संबंधित था। इस प्रकार से आप देंगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चाहें तो पहले नॉर्मली लिख सकते हैं मान कौतूहल नामक ग्रंथ जो है संगीत से संबंधित है, इसके रचनाकार या रचयिता जो है मानसिंह तोमर है। ठीक है, ये आपका दूसरा फैक्ट हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट था कर्णदेव। कलचुरी वंश के जो फेमस शासक थे, इन्हें हिंद का नेपोलियन भी बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीते भी। ठीक है, ये राजा भोज को भी चालुक्य शासक एक भीम प्रथम होते हैं, चालुक्य शासक भीम प्रथम। ठीक है, उनकी सहायता से ये राजा भोज को भी पराजित करते हैं, और कहा जाता है इस युद्ध के बाद जो है राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के ये शासक थे फेमस, और सबसे फेमस शासक थे। इन्हें हिंद का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ये आप एक फैक्ट याद रखेंगे। फिर इन्होंने कर्णदेव नामक कर्णावती नामक नगर बसाया था जबलपुर के निकट, ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। बहुत सारे इनके फैक्ट हैं, उपलब्धियां भी आ सकती हैं बड़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सास बहु मंदिर। ठीक है, कच्छपघात शासक पद्मपाल ये महिपाल के चाचा थे। ठीक है, इनके द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, और इन्होंने जो है इसका पूर्ण कराया था कार्य। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु मंदिर है। ठीक है, सास बहु मंदिर जिसको बोला जाता है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे वैष्णव धर्म के जो है सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का ये केंद्र है। ठीक है, तो दो आपका 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रानी कमलापति, इनके बारे में लगभग जनरली सब जानते हो। तो फेमस जो है प्रसिद्ध गौड़ शासिका थी। ठीक है, गौड़ शासिका थी, पहला पॉइंट आपका ये होगा। दूसरा ये जो थी नवल शाह, नवल शाह गौड़ की पत्नी थी। दलपत शाह नहीं नहीं, नवल शाह, ये नवल शाह थे। ठीक है? और इनका जो फेमस था गिन्नौरगढ़। ठीक है, गिन्नौरगढ़ पर इन्होंने शासन किया। ये तो फैक्ट में से आपको एक लिख सकते हैं, प्रसिद्ध गौड़ शासिका या गौड़ शासक नवल शाह की रानी थी। ठीक है, और दूसरा फैक्ट आएगा आपका गिन्नौरगढ़ पर इन्होंने शासन किया। ठीक है, और तीसरा फैक्ट जो आप लिख सकते हैं कि भोपाल में इन्होंने एक महल का निर्माण कराया था। कौन सा महल, भोपाल महल, कुछ नाम उसका याद नहीं आ रहा है, तो आप एक बार सर्च करके देखेंगे। इसमें भोपाल में जो है छोटे तालाब के निकट एक महल स्थित है, उसका निर्माण इन्होंने कराया था। तो ये आप बता सकते हैं। और एक और चीज़ है, इन्होंने जो है उपहार के स्वरूप में, या जब वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाती हैं, जो दोस्त मोहम्मद खान है उनको भोपाल इन्होंने उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है, या उसके बदले में दिया था। तो ये 3-4 फैक्ट हैं, तो इनमें से आप ये लिखेंगे, और इनमें से एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, और तीसरा आप इनका निर्माण कार्य बता सकते हैं। ठीक है, चंपू रामायण। ठीक है, ये रामायण है, और ये किसकी रचना, एक रचना है। ठीक है, तो राजा भोज, परमार शासक राजा भोज द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ। और दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, चंपू काव्य शैली में ये लिखा गया है, उसमें नाम में ही लिखा है। चंपू का मतलब पद्य और गद्य दोनों का, गाने योग और पढ़ने योग दोनों प्रकार से ये लिखा गया है, मिश्रित काव्य शैली है। और तीसरा पॉइंट यदि लिखना चाहें तो रामायण लिखा है, तो नॉर्मली लिख सकते हैं कि रामायण पर यह आधारित है। और यदि स्पेसिफिक हो तो हम इसमें जो है जन्म से लेके किष्किंधा कांड जो चलता है, जहाँ बाली वगैरह को मारते हैं, वहाँ तक की कहानी जो है इसमें वर्णित है, और राजा भोज द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट जो है आपका कुंजन। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसका अंदाजा लगा पाना, पर ये जो है सीधी जिले में स्थित एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, बस इतना भी यदि आपने लिखा होगा तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जिनके बारे में
ज़्यादा फैक्ट नहीं रहते हमारे पास, पर एक भी फैक्ट यदि रहता है तो वो कई बार पूरे नंबर दिला जाता है। तो दो फैक्ट हो गए, एक तो कहाँ स्थित है, सीधी जिले में स्थित है, और ताम्र पाषाण कालीन ये प्रमुख स्थल है। तो कुंजन आप याद रखेंगे। कच्छपगाद वंश की नरवर शाखा का संस्थापक कौन था? ठीक है, का सिंपल सा लिखना था, कच्छपगाद वंश की नरवर शाखा का संस्थापक सुमित्र था। ठीक है, ये नाम मिलता है। कच्छपगाद वंश की भी शाखा, धूपकुंड शाखा मिलती है, एक ये मिलती है। ठीक है, तो दो तीन शाखाएं जो हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ये आप संस्थापक तो कम से कम हमको याद होने चाहिए, और शासन कहाँ उन्होंने किया था। ठीक है, नरवर श्योपुर में स्थित है ना। वाकटाक वंशीय किस शासक को अश्वमेध यज्ञों हेतु जाना जाता है? हालांकि वाकटाक वंश आपके में है नहीं है, सिलेबस है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो बनाने वाले से बोला गया है कि अब इस सिलेबस के हिसाब से ही दें। पर ये तरह से इसको पॉजिटिव में ये देख सकते हैं, प्रवर सेन के जो है संबंध थे, कलचुरी वगैरह से इनके संबंध रहे हैं। यदि पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रवर सेन जो है ये वाकटाक वंश के फेमस शासक थे, जो अश्वमेध यज्ञों के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने लगभग 4 अश्वमेध यज्ञ जो हैं अपने टाइम पे कराए थे, संपन्न कराए थे। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्व छोड़ दिया जाता था, और ये शक्ति प्रदर्शन टाइप का था। जो लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जो लोग इस घोड़े को नहीं पकड़ते थे, और जो चुनौती देना चाहते थे, वो फिर राजा से लड़ना पड़ता था इस घोड़े को पकड़ने के बाद। ठीक, और सेवन मार्कर था आपका पहला, जो सेवन मार्कर था, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थलों की जानकारी दीजिए। तो इसको जो है इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आप। तो आप बता सकते हैं, इंट्रो में आप एक दो लाइन दे सकते हैं। ताम्र मध्य प्रदेश में जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो है प्रमुखता से या बहुत सी जगह जो है विस्तृत हैं, या किस क्षेत्र में जो है संकेंद्रित हैं। तो इस प्रकार मेनली जो आप देखेंगे तो मालवा क्षेत्र या उसके आसपास वाले क्षेत्र में ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनसे जो है हमको बताना है स्थल कहाँ था, जिला, मतलब स्थल कौन सा था, उसका जिला कहाँ है या किस जिले में वो स्थित है, और उसके बाद उसका विवरण ये देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, स्थल लिखेंगे और सीधा ये विवरण दे सकते हो, पर ये 3 आपके जो है मिनिमम आना चाहिए। कुछ लोग ये भी बता सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे। और जनरली जो है कुछ कुछ छोटी साइटें हैं, तो उसके खोजकर्ता याद हों ना हो, ये इसको हम लेके फंस नहीं सकते। आप चाहें तो अन्य विवरण में जो है यहाँ पे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी खोजकर्ता ये थे, जो भी आपको नाम पता हो। ठीक है, तो पहले काय था है, उज्जैन में है, इससे ताम्र कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, फिर अरण्य सागर में अभी हमने इसके देखा था काले लाल चित्रित बर्तन प्राप्त होते हैं, एक कुल्हाड़ी भी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद नवदा टोली है, खरगोन में स्थित है, नर्मदा किनारे। ठीक है, इसमें आयताकार चूल्हे मिलते हैं, और गोल मिट्टी की यहाँ से झोपड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके बाद आवरा मंदसौर में स्थित है, मछलियों की यहाँ हड्डी मिलती है, और कुल्हाड़ी और मृदभांड, मृदभांड तो जनरली हर कहीं पे मिलते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद डांगवाल उज्जैन में स्थित है, यहाँ पे वृषभ की मूर्ति मिली है, और तस्तरी और अनाज के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बेसनगर ये विदिशा में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसनगर क्या था। ठीक है, तो बेसनगर विदिशा में है। ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, यहाँ से एक बस्ती के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो आपका आंसर इस प्रकार से होगा, और इसमें कंक्लूजन ना भी देंगे तो आप चलेगा, और कंक्लूजन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि इन्हें जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक सांस्कृतिक पर्यटन या ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में या विरासत पर्यटन के रूप में को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पाषाण काल की सामाजिक व्यवस्थाओं या विशेषताओं की जानकारी दीजिए। पाषाण काल में समाज उतना ज़्यादा डेवलप तो था नहीं। ठीक है, जनरली देखा जाए कि सामाजिक व्यवस्था पूछी थी, मेनली जो समाज था वो आवश्यकता पूर्ति पर आधारित था। जिस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती वो उस तरफ से सोचने लगता है, उस तरह से व्यवहार करते थे, या सामाजिक संबंध जो हैं उस प्रकार से उनके स्थापित होते थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा था सामूहिक जीवन, वो एक दूसरे से सहयोग पर आधारित थे। ठीक है, जो भी मनुष्य रहते थे वो झुंड में रहते थे। ठीक है, तो सहयोग पर आधारित थे। फिर लैंगिक विभाजन था, जनरली जो पुरुष वर्ग होता था इस टाइम पे मुख्य कार्य होता था शिकार करना। ठीक है, घूमना, तो शिकार करने का जो कार्य होता था वो पुरुष समूह करता था, और महिलाएं जो होती थी गृहिणी का कार्य देखती थी, या घर के जो कार्य होते हैं वो कार्य वो गृहिणी देखती थी। ये लैंगिक विभाजन यहाँ पे पाया जाता था। फिर खान पान दोनों तरह से था, मांसाहार भी था और शाकाहार भी था। शाकाहार कब बढ़ता है? जब नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में कृषि की खोज होती है, या कृषि कार्य करना प्रारंभ नवपाषाण काल में करते हैं, तो उसी टाइम से जो है फिर शाकाहार जो है बढ़ने लगता है। हालांकि शुरुआत में जो है पूरी तरह से मांसाहार रहता है। कंदमूल वगैरह भी आप लिख सकते हैं, कंदमूल वगैरह खाते थे, मांसाहार फिर शाकाहार वगैरह।
फिर इसके बाद विवाह के ज़्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है। नॉर्मली परिवार बढ़ाने के लिए ये जो है नॉर्मल विवाह होते थे, इसकी रीति वगैरह के बारे में ऐसी कुछ जानकारी हमको मिलती नहीं। ठीक है, फिर कला यदि देखा जाए तो इनके जो बर्तन थे उसको देख सकते हैं, या औजार, आप पाषाणकालीन औजार देखेंगे, कुछ नुकीले थे कुछ कम नुकीले थे, उसी के आधार पर हम इसको फिर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो औजारों में आप कलाएं देख सकते हैं, हंसिया कुल्हाड़ी वगैरह जो होते थे इनके औजार वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी औजार थे उन्हीं में हम इनकी कला देख सकते थे, और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर पहिए का आविष्कार होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पर पहले शुरुआत जो हुई थी बिल्कुल सिंपल पहिए की थी। ठीक है, फिर इसके बाद अंतिम संस्कार, तो एक तो होता था छोड़ देते थे जंगलों में, जानवर खा जाते थे, और दूसरा था दफनाने का, दफना दिया जाता था। दोनों प्रकार के अंतिम संस्कार इसमें चलते थे। तो ये आपका जो है इसमें आ गया। तो आखिर में आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि पाषाणकालीन समाज जो है उतना विकसित नहीं था, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के जो प्रारंभिक तत्व हैं कह सकते हैं कि इसमें दिखते हैं। ठीक है, फिर गंगेदेव की प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। गंगेदेव कल्चरी वंश के ये फेमस शासक थे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां इनकी रही हैं और उस पर आपको टिप्पणी करना है, इसके बारे में थोड़ा देखना। तो आपके जो नोट्स है उसमें सॉल्यूशन जो गया है, ये बता रहे थे, हम आज ही बता रहे थे, यूनिट 2 का जो सॉल्यूशन बना था उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। उसमें जो उपलब्धियां लिखी गई हैं उनको उपलब्धियों की तरह नहीं लिखा गया है, तो आप लोग जो है उनकी उपलब्धियों को सही करेंगे। जैसे पहला उसमें लिखा था साम्राज्य विस्तार, वो दरअसल जो आएगा आपकी राजनीतिक उपलब्धि में आएगा। ठीक है, पहली उपलब्धि होगी राजनीतिक उपलब्धि में, आपको बताना है साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तृत था। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि विजय अभियान, इनको आप लिखेंगे सैन्य अभियान। ठीक है, या सैन्य उपलब्धियां। सैन्य उपलब्धियों में इसने किस किस को पराजित किया ये आपको देना है, या किस क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और साम्राज्य इसका जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक इसका जो है विस्तृत था। जो राजधानी थी इसने साम्राज्य विस्तार किया था, कहा जाता है इसने सबसे ज़्यादा साम्राज्य जो है विस्तार किया था कल्चरियों के टाइम पे। ठीक है, और इसके विजय अभियान में देखा जाए तो ये उड़ीसा का एक क्षेत्र जीतता है, उड़ीसा के एक शासक को हराता है, तीर क्षेत्र जिसको बोला जाता है, एक ये क्षेत्र जीतता है। तो 2-3 इसके नाम मिलते हैं, आपको 2 या 3 जो है नाम दे देना है। उसके बाद स्थापत्य क्षेत्र में इसकी उपलब्धियाँ देखने को मिलती हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में क्या है, इसने कोई मंदिर बनवाया था, कौन सा, ऐसा मंदिर बनवाया था, मेरू प्रकार का एक विशेष प्रकार का एक मंदिर था, यंत्र रूपी मंदिर था, इसने एक मंदिर बनवाया था, तो उसमें इसकी स्थापत्य दिखता है, तो आप वो नाम लिख देंगे। मतलब उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, पर एक मंदिर का जिक्र मिलता है कि मेरू प्रकार का एक जो है इसने भगवान शिव को समर्पित ये जो मंदिर था, इस प्रकार का एक मंदिर बनवाया था, तो वो इसकी स्थापत्य की जानकारी देता है। और इसके बारे में बोल सकते हैं इसने जो है आप शिल्प या आर्थिक उपलब्धि बता सकते हैं इसको। ठीक है, आर्थिक उपलब्धि में बता सकते हैं के टाइम पे चांदी और सोने के जो सिक्के चलते थे, ठीक है, ये क्या बताते हैं कि इसका जो शासन काल था वो समृद्ध था, सुखी था। क्योंकि कहीं पे यदि सोने के सिक्के चल रहे हैं, अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, तो उसका यही मतलब निकलता है कि व्यापार वगैरह जो है उन्नत दशा में था। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी उपलब्धियां बताना है, तो आपको उसमें नाम बस चेंज करना है, फैक्ट उसमें सही दिए हैं। ठीक, बस नाम आपको चेंज कर लेना है। ठीक, ग्वालियर के किले पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन आपके उसमें थोड़ा सा अधूरा था, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्रेम करके इसमें लेके आए हैं, ताकि आप लोग जो है इसको और अच्छे से लिख सकें। पहले तो ग्वालियर किले के बारे में इंट्रो होगा हमारा। तो ग्वालियर किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ठीक है, यह अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध। इंट्रो हो गया आपका बड़ा चढ़ा के। ठीक है, फिर उसके बाद किले का इतिहास आप इसको शॉर्ट में भी बता सकते हैं, चाहे तो नॉर्मली बता सकते हैं कि किस किस वंश ने शासन किया या किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। सबसे पहले देखा जाए तो निर्माण इसका 6वीं शताब्दी में एक कछवा शासक थे सूरज सेन, ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 5वीं-6वीं शताब्दी का जो है टाइम मिलता है हमको। और फिर उसके बाद मध्यकाल में तोमर, खिलजी, मुगल, इन राजाओं ने या इन शासकों ने जो है इस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तोमर इसमें सबसे ज़्यादा फेमस रहे थे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया, और इसकी महत्ता को समझते थे वो, इसलिए इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने अपना किला बना के रखा है। इसमें शक्ति का एक केंद्र था उनका। फिर इसके बाद ये कहाँ पर स्थित है, गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है,
उसके बाद इसका अगला था कि स्थापत्य कला में इसका क्या योगदान है। तो स्थापत्य कला में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम जो मिश्रित संस्कृति है उसके तत्व इसमें हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमारतें स्थित हैं वो दोनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का अद्भुत सम्मिश्रण है। अब इसमें स्थापत्य कला बताया है, ठीक। हाँ हाँ, वो बिल्कुल देखने को मिलती है, यदि कोई ग्वालियर के किले गए हो तो उसमें पर्याप्त रूप से दिखता है। फिर जैसे मान मंदिर है, ठीक है, और गुजरी महल है, सास बहू का मंदिर है, हाथीफोड़ दरवाजे, इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, 4 दरवाजे मेनली हैं, उसमें एक हाथीफोड़ दरवाजा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रवेश द्वार इसको माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा दरवाजा है। तो ये आप इसमें लिखेंगे कौन कौन से स्मारक हैं इसमें। फिर इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या था। ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक समृद्धता को दर्शाता है, इतने सारे राजवंशों ने इस पे शासन किया है तो उसकी समृद्धता को ये दर्शाता है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक महत्व, अभी देखा विभिन्न धर्मों का जो है केंद्र रहा है, यहीं पे एक बंदी छोड़ गुरुद्वारा है तो धर्मों का भी केंद्र है। ठीक है, सब धर्मों को जो है संस्कृतियों का मेल जोल था। फिर इसके बाद पर्यटन के रूप में हम जानते हैं कि पूर्व का जिब्राल्टर वगैरह इसको बोला जाता है। ठीक है, रणनीतिक रूप से भी इम्पोर्टेंट था, साथ में पर्यटन के रूप में भी अभी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक और था प्राकृतिक रूप से भी आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है तो वहाँ पे बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल हैं, इसमें ऊंचाई से देखने पे अच्छा लगता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको लिखना था। टिप्पणी करने के आया था तो आपके डायमेंशन थे सारे, आप क्या क्या डायमेंशन खोल सकते हैं। इसमें मॉडल आंसर में थोड़ा अच्छा नहीं दिया था, इसको थोड़ा सा इसमें पूरा फ्रेम करके ले आए। नेक्स्ट था नागवंश पर संक्षिप्त लेख लिखिए। वैसा क्वेश्चन है, वो उसी जैसा क्वेश्चन है, नागवंश के बारे में आप जो जो जानते हैं उसके डायमेंशन के साथ आपको लिख देना है। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि ये है कौन। गुप्त वंश के समकालीन विदिशा और ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश का शासन था। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक रहा है जो गुप्त काल में शासनरत था, और किस क्षेत्र में था, विदिशा और ग्वालियर क्षेत्र में। जब दरअसल कुषाण वगैरह जो है इनका पतन होता है, कुषाणों का प्रभाव यहाँ से कम होता है, तो फिर एक नया राजवंश उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में, उसको बोलते हैं नागवंश। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, वृषनाग। ठीक है, वृषनाग इसके संस्थापक थे। अब इसको जो है पॉइंट में बांट देना है, संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी। ठीक है, राजधानियाँ क्या थी, इनकी बहुत सारी राजधानी, पहले विदिशा रहती है, ठीक है, फिर कुंतलपुर कांतिपुरी रहती है, फिर पद्मावती रहती है। तो इस प्रकार से 3-4 राजधानी हमको देखने को मिलती हैं, तो इसके नाम लिखेंगे। और इसके बाद इसके प्रमुख शासक, 2-4 शासक के आप नाम लिख देंगे कि इनके जो स्रोत वगैरह बताते हैं। हाँ, इसमें एक चीज कही स्रोत जो है इसमें लिखा है, तो स्रोत 2 प्रकार के होंगे, एक होगा साहित्यिक स्रोत और एक होगा पुरातात्विक। साहित्यिक में आपका मालती माधव आ जाएगा, वायु पुराण है ना, और एक और कोई पुराण है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये साहित्यिक में आ जाएगा आपका, कौन सा है, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण नहीं है, हरिवंश में नहीं मिलता। और इसमें पुरातात्विक जो होंगे, पुरातात्विक में क्या आएगा, में आएंगे सिक्के मेनली। इस वंश की जो है पुरातत्व में सोच स्रोत जो है, हाँ अभिलेख आएंगे, बिल्कुल अभिलेख इसमें आएगी कि अभिलेख में एक ताम्रपत्र भी आता है, चम्मकम ताम्रपत्र ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है, चम्मक ताम्रपत्र ये है उसका नाम, के बारे में आप जानकारी के इन सब के बारे में जो है इस राजवंश का उल्लेख इसमें मिलता है। जो वायु पुराण है उसमें नवनाग राजाओं के वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये बताएं, नवराग में शंकरगढ़, बुद्धराजगढ़ ऐसे कुछ करके 1-2-3 नाम मिलते हैं। नहीं सॉरी, विश्वनाग, भीमनाग सॉरी, भीमनाग एक व्यक्ति था जिसने इसकी राजधानी पद्मावती लेके गया था, और इसके बाद से ही यहाँ के जो शासक थे भारशिव कहलाने लगे थे। ठीक है, यही है, कंधे पे सिर रखते थे, शिव के उपासक थे ये लोग। ठीक है, तो भारत से भी कहलाने लगे। तो इतने सारे फैक्ट हैं इसमें, बहुत सारे हैं, बस इसको कैटेगराइज कर देना है। जैसे संस्थापक बताया हमने, राजधानी बताई, प्रमुख शासक बताए, अभिलेख बताए, चम्मकम ताम्रपत्र या अभिलेख, इनके बारे में थोड़ा सा हम स्रोत के बारे में पहले जानकारी देंगे कि हमें इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती। हालांकि इनके स्थापत्य वगैरह के बारे में या और योगदान के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि अभिलेख ही है या अन्य साक्ष्य जो है उतने ज़्यादा इनके बारे में बताते नहीं है। बस इसके राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे वृषनाग का सिक्का विदिशा से मिलता है, बाकी कुछ लोगों के 9 लगभग राजा हैं, 6 राजा जिनके पद्मावती वगैरह से सिक्के मिलते हैं। ठीक है, ऐसे इनको कैटेगराइज करके हमको बता देना है, लेख लिखना है। ठीक है, आखिर में बता देंगे कुछ टॉपिक आ रहा है, यदि इंट्रो कंक्लूजन आपको निकल रहा है। वैसे इतने पॉइंट बनने के बाद आपकी वैसे भी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। लेख लिखने का बोला है तो ज़रूरी नहीं है आप इसमें लिखें। मैं बस इतना बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इतिहास है
तत्कालीन इतिहास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसने ग्वालियर विदिशा क्षेत्र पे शासन किया था। क्या हुआ है? अच्छा, इसकी दो शाखाएं थी, अंतिपुरा शाखा, पद्मावती शाखा, बाद में ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ये और दिया है, गुप्त वंश से इन्होंने हाँ, कुबेर नावा का विवाह जो है उसके विक्रमादित्य से किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो भूल रहे थे। फिर इसके बाद बागटाक वंश, भीमनाग की पुत्री का जो है प्रवरसेन, ये अभी जो पूछा गया था ना, किसने अश्वमेध यज्ञ करे, तो ये वही प्रवरसेन है। भीमनाग की इनकी पुत्री का विवाह जो है इससे होता है, तो ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। ये प्रमुख शासक है भीमनाग, व्याघ्रनाग, देवनाग, गणपतिनाग। और गणपतिनाग इनका जो था अंतिम शासक था। ठीक है, इसकी जानकारी हमको समुद्रगुप्त के जो है इलाहाबाद प्रशस्ति के, इलाहाबाद जो प्रशस्ति है उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है। इस क्षेत्र पे जो है गणपतिनाग को पराजित कर समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, इतना बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। फिर राजा मान सिंह की सांस्कृतिक व कला के क्षेत्र में उपलब्धियां बताइए। सांस्कृतिक क्षेत्र में आपको उपलब्धि बतानी है और कला की, ये भी थोड़ा सा कम दिया था, इसलिए जो है इसको फ्रेम करके लेके आए हैं। तो राजा मान सिंह तोमर, ग्वालियर के तोमर वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, उनके शासनकाल को मध्य भारत में कला और संस्कृति के विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है उसमें जो है इसको कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, उनके शासनकाल को, ग्वालियर के इतिहास में। ठीक है, उन्होंने ग्वालियर के किले को अपने शासनकाल में कला और संस्कृति का केंद्र बना दिया था। तब सर्वाधिक जो इनके कार्य हैं कला और संस्कृति से लेकर, ग्वालियर इनकी राजधानी रही है, इसी में रहे। ग्वालियर के महल में भी इनकी कलाकारी हमको देखने को। ठीक है, प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? अब इन्होंने बोला सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में, तो हमको दोनों लिखना है। कुछ लोगों ने राजनीतिक, साम्राज्यवादी सब कुछ लिख दिया है, उन्होंने मेनली बोला है सांस्कृतिक और कला क्षेत्र। पहले होगा संगीत और नृत्य का इन्होंने संरक्षण दिया। आपने सुना होगा राजा मानसिंह संगीत और नृत्य के शौकीन थे। उनके दरबार में कई ऐसे विद्वान थे जो रहते थे, जिनमें एक दो नाम आपको लिखना है, मेघनाथ, अंडुल, हामिद, ये जो थे संगीतकार, नृत्य के थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपने बैजू बावरा सुना होगा, संगीतकार, तानसेन सुना होगा। ठीक है, ये जो फेमस हैं संगीतकार थे। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और इसके बाद इनके बारे में भी तो बताना है हमें। मान कौतूहल ग्रंथ, ठीक है, साहित्य के रूप में इन्होंने मान कौतूहल ग्रंथ के जो है इन्होंने रचना की है, लिखा होगा। कला और शिल्प को प्रोत्साहन। फिर इसके बाद ग्वालियर में इन्होंने कई सुंदर मंदिर और स्थापत्य वगैरह का निर्माण करवाया, जिनमें मान मंदिर एक जो है फेमस है। मान मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। ये हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद साहित्य में उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे, हालांकि अन्य के नाम नहीं मिलते, पर ये स्वयं एक लेखक थे। ठीक है, जिसमें हम मान कौतूहल का जिक्र कर सकते हैं। और ये संगीत पर लिखा गया था, तो दोनों जगह पे ये आ जाए। ठीक है, ये संगीत पर लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, फिर धार्मिक सहिष्णुता भी थी। संस्कृति का एक भाग होता है धर्म समन्वय, तभी जाके एक संस्कृति, मिश्रित संस्कृति जो है विकसित होती है। तो इनके दौरान जो है कि भले ही वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पर किसी पे इन्होंने ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि थोपा हो। इन्होंने सभी धर्मों को जो है उस टाइम पे आश्रय दिया। ये जनरली जो अच्छे राजा रहे हैं हर किसी की रही है। उसके बाद संग्राम शाह की उपलब्धियों की जानकारी दीजिए। संग्राम शाह की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अब शुरुआत से लेकर आखिर तक। लक्ष्मण दास इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि संग्राम शाह जो है यदुराय द्वारा स्थापित गौड़ साम्राज्य को वास्तविक स्थिरता देने के कारण इन्हें गौड़वाना साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इंट्रो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम राजनीतिक उपलब्धियां लिखेंगे। तो आप देखते हैं 52 गढ़ा और 57 परगनों की हमको जानकारी मिलती है कि इनके राज शासन क्षेत्र में थे, और इसीलिए हम देखते हैं एक उपाधि मिलती है 52 गणाधिपति। ठीक है, तो ये 52 गणों पर अधिकार करते थे, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति बोला गया। फिर इसके बाद गोंडवाना साम्राज्य का जो अधिकतम विस्तार था वो इनके कार्यकाल में देखा गया, क्योंकि इसके पहले तो गोंडवाना बहुत छोटा था, कोई ज़्यादा जानते नहीं थे लोग। पर इन जब शासक बनते हैं तो इन्होंने सर्वाधिक विस्तार किया, और यही एक कारण था कि इनको जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रशासन। अब जब इतने क्षेत्र पे शासन किया है तो प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की होगी। 57 परगनों में इनकी जो है कठोर कानून व्यवस्था है, जैसी भी कानून व्यवस्था रही हो लागू थी। ठीक है, कूटनीतिक आधारों पर इनके जो है ऐसा कभी मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुगल काल था, पर ऐसा कुछ मिलता नहीं कि इनके संघर्ष जो है मुगलों से हुए हों। और ये किसी बघेल शासक के दरबार में भी रहे थे, हाँ, जिन्होंने इनको उपाधि भी दी थी एक। ठीक है, तो उपाधि वाले एक दूसरे थे। ठीक है, तो दोनों का नाम है, आप इसमें डाल सकते हैं कि जो प्रशासनिक संबंध है या राजनीतिक संबंध है वो अन्य शासकों से भी रहे हैं। ठीक है, क्या? हाँ, रायसेन विजय, हाँ हाँ, उसके पश्चात जो है रायसेन विजय, वो सैन्य उपलब्धियों में हम डाल सकते हैं इसमें।
क्या पूछा है? उपलब्धि पूछा है, बिल्कुल सैन्य उपलब्धि में आप यहाँ डाल सकते हैं, अलग से एक पॉइंट बना सकते हैं सैन्य उपलब्धि के लिए। जो रायसेन विजय करते हैं उसके पश्चात ही इनको जो है संग्राम शाह की उपाधि दी जाती है। ठीक है, रायसेन विजय के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। और फिर सांस्कृतिक उपलब्धियों में आ जाएगा साहित्य किस प्रकार से, तो ये स्वयं जो है संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा रस रत्न माला। इसके अलावा इन्होंने अपने दरबार में जो है दामोदर ठाकुर जैसे विद्वान जो है साहित्यकार थे, इनको संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है, फिर इसके बाद पुलिसवंशी नामक इन्होंने एक सोने का सिक्का चलाया था, जिससे गोंडवाना काल की जो है मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है। और लिपि के ये सिक्के चलाए गए थे तेलुगु लिपि के, ये भी इनकी जो है कलात्मक पक्ष को दर्शाता है, या मुद्राओं पे जो है कला मिली होगी। के बाद स्थापत्य में यदि देखा जाए तो चौरागढ़ का दुर्ग स्थापत्य संबंधी उपलब्धियों में सबसे फेमस है। चौरागढ़ का दुर्ग, नरसिंहपुर, फिर सिंगौरगढ़ का किला दमोह, ये दोनों जो किले हैं, और भी किलों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये दो फेमस किले मिलते हैं। उसके बाद एक संग्राम सागर तालाब मिलता है हमको, और बाजना मठ ये भी फेमस है। बाजना मठ जबलपुर में ये जो स्थित है। ठीक है, तो ये इनके निर्माण कार्य हैं। इस प्रकार से हम आखिर में बता सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, महान शासक थे और इतना साम्राज्य विस्तार इनका था। के बाद आता है खजुराहो के स्थापत्यों की शैली पर लेख लिखिए। खजुराहो स्थापत्य शैली पर लेख लिखना है। तो लोगों ने क्या किया है इसमें, पूर्वी, पश्चिमी और जो उत्तरी, 3 भागों में इनको बांटा गया है, दक्षिणी समूह। ठीक है, उस प्रकार से उसको बांट दिया गया है। मैक्सिमम लोगों ने कॉपी में ये लिखा देखा तो, और इसमें लिखना था उनकी शैली पर लेख, शैली किस प्रकार की है और किस प्रकार की उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मेनली क्वेश्चन इस पे फोकस था, तो हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद इसको डील करेंगे। हाँ, शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किए गए, और ये भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। ऐसे करके हम बताएंगे, फिर हम चालू करेंगे कि किस स्थापत्य शैली की विशेषताएं या उसके बारे में। तो स्थापत्य शैली किस प्रकार की है, नागर शैली में जनरली मिलते हैं, और इनमें कुछ गुण द्रविड़ शैली के भी मिलते हैं, पर जनरली ओवरऑल यदि देखा जाए तो मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। नागर एवं पंचायतन, 2 वर्ड इसमें मिलते हैं, नागर और पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मंदिर होगा मुख्य, के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होंगे आसपास। ठीक है, तो इसमें भी मिलता है। फिर उसके बाद ऊंची जगती पर स्थित है, इनकी जो निर्माण है ऊंची जगती पर स्थित है, और ये जो जगती है लैटिन क्रॉस की पद्धति में जो है विस्तृत है। लैटिन क्रॉस तो जानते हैं आप, लैटिन क्रॉस जो ईसाई लोग होते हैं का जो ये होता है ना सिंबल, इसको लैटिन क्रॉस बोलते हैं। तो मतलब ये है जो उत्तर पश्चिम वाली रेखा है वो लंबी होगी, और पश्चिम पूर्व वाली जो है वो सक्रिय होगी, उत्तर दक्षिण वाली लंबी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है विस्तृत है और ऊंची जगती है। ठीक है, इसके निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह। ठीक है, किस प्रकार का है, लाल बलुआ पत्थर भी इसमें मिलता है हमको। ठीक है, तो ग्रेनाइट पत्थर जो है, अब वो किस किस रंग का मिलता है आप लिख सकते हैं कि इसका निर्माण किया गया है। फिर इसके बाद इसके भाग, अब जब ये नागर शैली में है तो इसके भाग कौन कौन से होंगे, मंडप, शिखर वगैरह जो है होगा इसका। ठीक है, अर्धमंडप होगा, किसी में प्रदक्षिणा पथ। हाँ, अब एक और है प्रदक्षिणा पथ, इनमें पूरों में नहीं पाए जाते। प्रदक्षिणा पथ जिसमें पाया जाता है वो बोलते हैं शानदार, जिनमें ये पाया जाता है उसे बोलते हैं शानदार। ठीक है, शानदार शैली में नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं निरंधार। ये दोनों शैली में मिलते हैं। ठीक है, एक सबसे प्रमुख विशेषता थी कि धर्म काम समन्वय पे आधारित थे। ठीक है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, जो भी मंदिर हैं धर्म काम समन्वय पे ये आधारित थे। रति क्रीड़ाओं को इनमें दर्शाया गया है। और एक और विशेषता थी, इनमें अंदर जो मूर्ति हैं गर्भगृह में, उसके साथ साथ उसकी दीवारों पे भी मूर्ति हैं, अंदर भी मूर्तियाँ और बाहर भी मूर्तियाँ। बाहर जबकि कुछ मंदिरों में या अधिकांश मंदिरों में बाहर मूर्तियों की संख्या ज़्यादा है। ये इसकी विशेषताएं, तो ये विशेषताएं लिखना था, ना कि हमको ये 3 भागों में बांटना है। और आखिर में हमको 1 या 2 मंदिर का जो है एग्जाम्पल दे देना है, जैसे कांदरिया महादेव मंदिर बिना ये जो है क्वेश्चन पूरा नहीं होता। एक एग्जाम्पल, सबसे फेमस जो मंदिर है कांदरिया महादेव मंदिर आपका मिलता है, 1 या 2 आपको मंदिर का एग्जाम्पल देके इसको खत्म कर देना, प्रकार से आपको बताना था इसमें। हाँ, नदी, नर्मदा वगैरह, रेवा वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, और किस धर्म से संबंधित है ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, बहुत है ये, इसमें पूरा आप 11 मार्कर लिख सकते हैं, अकेले लेख उसकी शैली पर लिख सकते हैं, इतना सारा इसमें लिख। यशोधर्मा की औलिकर वंश के विकास में भूमिका बताइए। ये आपके जो मॉडल आंसर है जनरली उसमें बहुत अच्छा लिखा है, और उसमें सबसे मेन पॉइंट इसमें छूट गया है। ठीक है,
तो यशोधर्मा या यशोधर्मन जो थे पालिकर वंश के सबसे फेमस शासक थे या महान शासकों में से इनको माना जाता है। इनकी जानकारी जो हमें कहाँ से मिलती है, सौंदर्य अभिलेख, ठीक है, एक मंदसौर अभिलेख, दोनों जनरली एक ही थे, ठीक है, पर उनका जो लेख है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से नीचे ऊपर लिखा गया जैसा भी है, दोनों के लेखक अलग अलग थे, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इनसे इनकी जानकारी मिलती है, ठीक, तत्कालीन जो है। उसके बाद इन्हीं से जानकारी मिलती है इनकी उपलब्धियों की या इनके विकास के बारे में, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा वालिकर वंश के विकास की भूमिका बताना है, वालिकर वंश का किस प्रकार से इन्होंने विकास किया या डेवलपमेंट में योगदान दिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने किन क्षेत्रों पर शासन किया, साम्राज्य विस्तार किया। हमको जानकारी मिलती है तोरमाड़, मेरे कुल विकास धर्मा हराते हैं तोरमाड़ को, और ये हराते हैं किसको, मेहरकुल को, ठीक है, मेहरकुल को ये हराते हैं। ये सभी लेख से हमको जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है कला स्थापत्य को भी बढ़ावा, एक सूर्य मंदिर जो है आपको सुना होगा, वो हालांकि इन्होंने निर्माण नहीं करवाया, वो जो है रेशम बुनकरों को दान देकर, जो है रेशम बुनकर जो श्रेणी थी ना, उनके द्वारा, तंतुवाद श्रेणी उसको बोलते थे, उनके द्वारा दान दिया गया था, उससे ये मंदिर निर्मित हुआ था। और उस मंदिर निर्माण की अनुमति वगैरह इनके शासनकाल में हुआ, इसलिए इनको गिना जाएगा, इनके शासनकाल में इसकी अनुमति थी, ठीक है। तो ये बताएंगे। उसके बाद और कोई फैक्ट इसमें याद आ रहा है, जैसे एक उल्लेख मिलता है, इसी में मिलता है, मंदसौर अभिलेख में बोला जाता है इनका शासन उन क्षेत्रों तक था जिन पर गुप्तों का नहीं था, ठीक है, ये बोला जाता है उसमें। और ये जो पहला शासक था जिसने गुप्तों से अपनी स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था, ऐसा बोला जाता है। तो दो इसकी उपलब्धियां थी। तो इन्होंने उन क्षेत्रों पर शासन किया जिन पर गुप्तों का भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, गुप्तों के भी अधीन नहीं थे, उनका साम्राज्य जो है बड़ा हुआ, ठीक है, साम्राज्य विस्तार हुआ। फिर दूसरा, गुप्तों से जो है इन्होंने स्वतंत्र किया, एक स्वतंत्र वंश के रूप में जो है वालिकर वंश की स्थापना का श्रेय जो है इन्हें जाता है। तो इतने पॉइंट पर्याप्त हैं, 7 मार्कर लिखेंगे आप, इतने पॉइंट पर्याप्त हैं, आप इन्हीं को लिखेंगे तो जो है आपका मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लास हो गई। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में गौड़ राजवंश का योगदान बताइए, ठीक है, गौड़ राजवंश के बारे में पूछा गया है, ना कि गोंडवाना रियासत के बारे में, ठीक है। अब मॉडल आंसर में भी गड़बड़ गया है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मॉडल आंसर में जो है अवंती बाई चली गई हैं, झलकारी बाई चली गई, जबकि वो इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। गौड़ राजवंश पूछा है, ना कि रियासत। रियासत जब पूछते तो अवंती बाई लोधी जो है रामगढ़ रियासत की रानी थी, आप जानते हैं, पर वो लोधी डायनेस्टी से संबंधित थी या लोधी वंश से संबंधित थी। थोड़ा सा ये जो है आंसर आप करेक्ट करेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह, ठीक है, ये दो लोग मिलते हैं। और तीसरी जो है इनकी रानी, क्या नाम था रानी का, फुल कुंवरी। ये तीन नाम जो आपको मिलते हैं, इन तीनों नामों का ही हमको वर्णन करना है, इन्होंने क्या योगदान दिया, मेनली यही तीन थे। हाँ, आखिर में हम कंक्लूजन जब देंगे तो हम बता सकते हैं तो इनका क्या योगदान था। शंकर शाह रघुनाथ शाह का, ये पहली बात तो उस क्षेत्र में जो है क्रांति फैला रहे थे, जो जिनका घर था वो क्रांतिकारियों का गढ़ था, ये उनमें जागरूकता फैलाते थे, ये कविताएं लिखते थे राष्ट्र प्रेम के लिए जो है, या अंग्रेजों के विरोध में कविताएं लिखते थे देश प्रेम के लिए। तो जब गिरफ्तार किया गया था तो उसका आधार ही यही था कि इनके द्वारा जो लेख लिखे गए या कविताएं लिखी गई वो अंग्रेज विरोधी थी या ब्रिटिश विरोधी थी, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और आप जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्लार्क ने इसको तोप से बांध के जो है दोनों को उड़ा देता है, ठीक है। तो ये जब खबर मिलती है तो रानी फूल कुंवारी आती है और इनके अस्थि अवशेषों को समेट के ले जाती हैं, दफन करती हैं, और उसके बाद ये स्वयं जो है क्रांति में भाग लेने लगती हैं। जब यही सूचना अवंतीबाई लोधी के पास पहुंचती है, अवंतीबाई लोधी भी इसमें जो है कूद जाती हैं, ठीक है, और वो भी एक त्रिगुट टाइप का बनाने की कोशिश करती हैं। सारंगढ़ वगैरह के कौन 2-3 लोग थे में, ठीक है, शामिल। जैसे अवंतीबाई लोधी इस बार पूछा गया था 10 मार्कर में, उनके बारे में भी हमें पता करना, पर इसमें अवंतीबाई लोधी आएगा नहीं, शायद ही लिखेंगे तो सीधे जो है आप इन तीनों का जो योगदान है 1857 की क्रांति में राजवंश से, वो आपको इसमें बताना है। और आखिर में कंक्लूजन हम दे देंगे कि इनकी जो है गोंडवाना क्षेत्र में इनकी शहादत अन्य जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए प्रेरणा बनी, जैसे कि इनकी सूचना पाकर जो है आपकी अवंतीबाई लोधी इस संग्राम में कूद पड़ी या उन्होंने विद्रोह संभाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखना है। कोई कुछ पूछा है? इंट्रो, अच्छा, तो गोंडवाना राजवंश
तो हम इंट्रो इस प्रकार से बता सकते हैं, गोंडवाना जो है मध्य भारत में शासनरत था, जब 1857 की क्रांति के बीज फूटे तो यहाँ भी क्रांति हुई। फिर हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि सिंपल सा इंट्रो दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंट्रो देने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, जो जो क्रांतिकारी थे आप उनके नाम लिखेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, हर एक में 2-2 लाइन भी देंगे, 3 लोग हैं 6 लाइन वैसे ही हो जाएंगे आप। फिर अगला है कल्चुरी वंश की प्रमुख शाखाओं की जानकारी दीजिए, ये बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन था। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, तो आवाज़ गूंज सी रही है वहाँ पीछे। हाँ दिखा सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितना बता सकते हैं। पर जहाँ ज़रूरत नहीं है तो चाहे आप स्किप कर सकते हैं, डायमेंशन ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पूछा था शाखाओं की जानकारी दीजिए, तो बिल्कुल एक तरीका हो सकता है कि आप मैप बनाएं और उसमें बता दें किस किस क्षेत्र में ये था, पर ये एमपी के अलावा भी अदर क्षेत्र में भी था। यदि आप मैप बनाएंगे तो फिर आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप वो भी दर्शाएं कहाँ कहाँ पे था। हम यदि मैप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर उसके डायमेंशन ऐसे खोल दें कि महेशमती शाखा कहाँ थी, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, या प्रमुख शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे, कौन कौन राजा रहे, या कोई विशेष योगदान उस क्षेत्र का या उस शासक का रहा हो या उस शाखा का रहा हो, तो हम वो बता सकते हैं। जैसे इसकी शाखाओं के बारे में सीधा सा पूछा है उसने, जानकारी दीजिए, तो पूरा फैक्चुअल है, तो आपको शाखा बताना है और उस शाखा का योगदान या उस शाखा के प्रमुख शासक वगैरह, राजधानी वगैरह, ये चीज़ें आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो पहला था आपका महेशमती शाखा, आप जानते हैं सबसे प्राचीन शाखा थी। ठीक है, फिर इसके बाद इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था या कहाँ कहाँ तक इसने क्षेत्र किया, और इसके बाद संस्थापक या इसके शासक कौन थे, शंकरगण, बुद्धराजगण वगैरह इसके तो शासक मिलते हैं, और ज़्यादा शासकों के नाम हमको मिलते नहीं हैं, बस इतना मिलता है कि बुद्धराजगढ़ को हरा देते हैं, बाद में फिर ये त्रिपुरी शिफ्ट हो जाते हैं। ये हराता है पुलिकेशन द्वितीय के समय, एक मंगलेश नामक एक चालुक्य शासक वगैरह रहा होगा या सामंत जो भी है, इसने आक्रमण करके इसको पराजित किया, जिसके बाद कलचुरी जो है यहाँ से शिफ्ट होके त्रिपुरी चले जाते हैं। तो ये एक शाखा के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। फिर इसके बाद सबसे फेमस तो इसमें कलचुरी हैं, तो यदि उनके बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें इसके फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश में ये स्थित था, ये भी मध्य प्रदेश में था। उसके बाद ये जबलपुर मंडला क्षेत्र में इसका विस्तार था, त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। ठीक है, वामराज देव इसका संस्थापक था, और इसके शासक के नाम 2-3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकर्ण वगैरह जो आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, फिर कोकल प्रथम ने राजा भोज को हराया, राजा भोज प्रतिहारों को पराजित किया। क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, राजा भोज को तो नहीं हराया था, कोकल ने हराया था, कोकल ने नहीं हराया था। फैक्ट जो है, हाँ लक्ष्मीकर्ण ने हराया था, ये फैक्ट जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, लक्ष्मीकर्ण पढ़ा था, कर्णदेव जो पढ़ा था उसने इसको हराया था, वो भी चालुक्य भीम प्रथम के सहयोग से, दोनों ने गुट बनाया था, और उसके बाद राजा भोज पराजित होते हैं। तो ये वाला फैक्ट आप इसमें हटा देंगे तो ठीक है। इसके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकर्ण इसका था तो हम बता सकते हैं कर्णावती नगर बसाया, और एक मंदिर बनवाया था, कौन सा, जो राजदेव ने बनवाया था, कौन सा मंदिर था वो, जबलपुर का पूछा गया प्री में, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो उसका हम इसमें जिक्र कर सकते हैं कि 64 योगिनी मंदिर जो है ये बनाया था इसने, के बारे में ये बता सकते हैं। फिर इसके बाद एक थर्ड शाखा इसकी जो मिलती है कालिंजर में मिलती है, ये हालांकि त्रिपुरी की ही उपशाखा इसको माना जाता है, मतलब पूरी तरह से एक शाखा के रूप में ये कभी विकसित नहीं हो पाई, और ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मिलती है, बस इतना बता सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेन शाखा ये थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है एक शाखा मिलती है दक्षिण कौशल क्षेत्र में। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ में ये स्थित थी, कौशल राज्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थित था, और इसके संस्थापक कौन थे, कलिंगराज। ये बिल्कुल नया सा है, थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है, क्वेश्चन का नेचर ही वैसा है, उसने पूछा जानकारी दीजिए, तो उसके बारे में स्थिति वगैरह नहीं पूछा है उसने, सामाजिक स्थिति, इनमें क्या हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, 1-2 फैक्ट याद हो, इसमें तो सीधा पता होना चाहिए कौन उसका संस्थापक था, कहाँ उसकी राजधानी थी, किस क्षेत्र में उसने शासन किया, या क्या स्थापत्य उसने बनाया। ठीक है, कुम्माड़ ये छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी थी। उसके बाद सरयू पार कर्नाटक, 2-4 शाखाएं और भी मिलती हैं इनकी। फिर जो हम कल्चरी पढ़ते हैं वो बिल्कुल सीमित सा पढ़ते हैं, पर इसकी शाखाएं और भी मिलती, आप उनका जिक्र करते हुए बता सकते हैं कि इन्होंने लगभग 1200 वर्ष तक जो है इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है शासन किया, ये बता सकते हैं। ये इतना ही है, बहुत कुछ इसमें और दिया जा सकता है चाहें तो आप, और आप जो बोल रहे हैं मैप बना के आप वो भी कर सकते हैं, जो जो आपको लग रहा है आप उनको मैप में जो है दर्शा सकते हैं, या क्षेत्र आप बता सकते हैं, मोटा मोटे इस प्रकार से बता सकते हैं कितने क्षेत्र में जो है इंडिया के या एमपी के मैप में जो है इनका शासन था या साम्राज्य विस्तार था, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। बाकी टाइम के ऊपर है।
अगला था प्रसिद्ध कथन, राजा भोज की मृत्यु पर विद्या और विद्वान दोनों संरक्षणहीन हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने क्लियर किया है। विद्या और विद्वान मतलब वो पूछ रहा है एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, विद्वान पूछ रहा है तो विद्वान में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कला आ जाएगी आपकी, ठीक है, साहित्य आ जाएगा, म्यूजिक वगैरह और भी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। तो साहित्य उसमें मेनली यदि देखा जाए तो उनके टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है। और उनके विद्वान में जो भी उनके दरबार में कुछ विद्वान रहते हैं तो उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत इसमें बताना पड़ेगा। पर इसमें सामाजिक सांस्कृतिक है वो जैसे हम बांटते हैं राजनीतिक वगैरह, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। तो सीधा पूछा है विद्या और विद्वान, हमको ये बताना, ठीक। पहले यह कथन राजा भोज के निधन के बाद कहा गया था। एक सुना होगा, आधा धारा निराधारा निरालंबे सरस्वती, ऐसे करके चलता है। इनके दो कथन इसके बारे में बोला जाता है। जब ये जीवित थे तब कुछ और बोला जाता है और जब मर जाते हैं तो कुछ और बोला जाता है, लिखे होंगे आगे कहीं, ठीक है। तो यह कथन जो है राजा भोज के निधन के बाद उत्पन्न हुई शोकपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, जिसमें ज्ञान मतलब विद्या और विद्वान दोनों ही आश्रयहीन हो गए, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, या संरक्षणहीन हो गए। और यह कथन राजा भोज के विद्या और विद्वान दोनों के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है, ठीक है। इनकी यदि उपलब्धियों में देखें, सबसे मेन उपलब्धि जो है इसी क्षेत्र में देखी जाती, ठीक है। इसकी विद्वानों के प्रति हम योगदान देखेंगे तो पहले बताएंगे कि ये कहाँ थे, कहाँ विद्वानों को, इन्होंने कितने विद्वानों को आश्रय दिया अपने दरबार में, कौन कौन सी इनके दरबार में रचनाएं रची गई या इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, ठीक है। तो पहला इनके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, वे स्वयं भी एक कुशल लेखक और कवि थे। अब ये विद्वान के नाम आपको देना पड़ेगा, एक दो नाम आपको, ज़्यादा नहीं तो एक दो नाम आपको रखना पड़ेगा याद। जैसे एक थे जैन मतावलंबी थे, कौन थे, धर्मपाल, ठीक है, धनपाल, धर्मपाल, हाँ सॉरी, धनपाल उनका नाम था, ठीक है। इनके बारे में आप जानकारी, ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो एक आप नाम लिख देंगे ऐसे धनपाल। और आइन अकबरी में एक उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, याद है, 500 विद्वान इनके दरबार में थे। ये बोलती है आइन अकबरी, कहती है कि 500 विद्वानों को इन्होंने जो है संरक्षण दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये सही भी है और कथन पे जड़ भी रहा, हमारा जो कथन पूछा गया है उसके सही से फिट भी बैठ रहा है ये कथन, ठीक है। तो हम बता सकते हैं आइन अकबरी के अनुसार इनके दरबार में 500 विद्वान जो है संरक्षण प्राप्त थे, जिनमें से धनपाल जैसे आदि प्रमुख थे, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या बता सकते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई। अब ये भी खुद साहित्यकार थे, तो आप देखते हैं 84 ग्रंथ लगभग इनके शासनकाल में जो है लिखे गए थे, जिनमें बहुत सारे ग्रंथ थे। आप नाम लिखेंगे कौन से, सम्रांगण, सूत्राधार ना, विभिन्न क्षेत्रों में लिखे गए थे, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो है ग्रंथ लिखे गए थे। और कौन को, भोज प्रबंधनम, और भी आपको नाम, आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है, चंपू रामायण, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप नाम लिख सकते हैं। और हर शाखा पे लगभग एक ना एक आपको ग्रंथ मिल जाएगा इनके, मतलब तो ये सब उसको जो है विद्या के प्रति अनुराग को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कथन कहाँ तक सही है, अब हम इसकी परीक्षण करेंगे तो कि सही था कि नहीं है ये कथन कहना। तो ये कहना कि निराश्रित हो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया, विकास जो है रुक गया, ये सही नहीं है। हाँ, पर ये है इस काल में जितना आश्रय कला और विद्वान को दिया गया, इसके पश्चात उतना जो आश्रय है नहीं मिल पाया, या विकास की गति जो है धीमी देखी गई, ऐसे प्रकार से हम इसका दे सकते हैं। ये है, ये दो हैं ये श्लोक जो हैं, अधधारा सदा धारा सदा लंबे सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवे स्थिति। ये जब जीवित थे तब बोला जाता था, इसका मतलब जब भोजराज धरती पर स्थित है तो धारा नगरी सदा धारा अच्छे आधार वाली है, और सरस्वती को सदा आलंब मतलब संरक्षण प्राप्त हुआ है या प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, और सभी पंडित आदृत हैं मतलब उनके दरबार में संरक्षण प्राप्त करते हैं या प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। फिर ऐसे ही जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उल्टा बोला जाता है कि यदाधारा निराधारा निरालंबे सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, मतलब भोजराज के दिवंगत होने के बाद में जो आरक्षण प्राप्त था या संरक्षण प्राप्त था वो समाप्त हो गया, ये इसकी दर्शाता है। तो ये बोला गया है, तो चाहे तो वो ऐसे करके दे सकता है या जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से। और परमार में देखा जाए तो यही एक बड़ा जो है, परमार तो फिर भी ठीक ठाक है, पर सबसे बड़ा या फेवरेट क्वेश्चन जो है इसी से बन सकता है, राजा भोज, अभी चर्चित भी है, क्यों। हाँ इसमें एक, हाँ विवाद चल रहा भोजशाला जो है उसमें, और एक कमला मौला मस्जिद, ठीक है, तो उसको लेके ये चर्चित भी है, तो दोनों की तरह से आ सकता है, ठीक है। हाँ इसमें एक चीज़ और है, जैसे विद्या का संरक्षण लिखा है ना हमने, उसमें एक भोजशाला के बारे में हम बताएंगे, भोजशाला के बारे में भी इसमें बताएंगे कि भोजशाला क्या थी। संस्कृत शिक्षा की एक विद्यालय था जहाँ पे संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, तो भोजशाला के बारे में भी इस क्वेश्चन में हमको बताना पड़ेगा, ठीक है।
अगला है गौड़ वंश के प्रमुख स्थापत्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसमें बोला है प्रमुख स्थापत्यों पर प्रकाश डालिए, मतलब मेनली स्थापत्य पूछना चाह रहा है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब स्थापत्य को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो दुर्ग थे, ठीक है, महल या भवन थे, ठीक है, और क्या थे, मंदिर, मठ भी थे, और कुछ रह रहा है, तालाब, हाँ ठीक है, तालाब या बावड़ी, ठीक है, ये मिलते हैं। तो ये सब इनके स्थापत्य के नमूने हैं, ठीक है। इसमें से भी ये तीन जो हैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। दुर्ग में कौन सा आता है, रामनगर दुर्ग आता है आपका, ठीक है, मंडला दुर्ग आता है, ठीक है। फिर रामनगर दुर्ग में बहुत सारे महल बनाए गए हैं, है ना, बादल महल कौन सा है, और कौन से दो तीन महल और नाम आप बताइए। हाँ, चौरागढ़ बता सकते हैं, इसमें दौरागढ़, सिंगौरगढ़ अभी हमने देखा भी था उसकी उपलब्धियों में, बावन गणाधिपति बोलते हैं, उनमें कुछ गणों का निर्माण भी करते हैं। अभी जैसे संग्राम शाह की उपलब्धियां देखा था, उनमें ये दोनों देख लिए थे हमने। तो ये आप इसमें लिखेंगे किस किस ने बनाए और उसकी क्या विशेषता है, एक आध कोई विशेषता आप लिख सकते हैं। सब लोगों ने यही किया है, पर किसी ने जो है इन तीनों को बता दिया, इन दोनों को नहीं बताया, मतलब अनबैलेंस सा लगा है। पर हम जब गौड़ स्थापत्य के बारे में बताएंगे, जब इंट्रो देंगे, तो थोड़ा सा गौड़ स्थापत्य की विशेषताएं बताना जरूरी है, ठीक है। गौड़ स्थापत्य की सबसे प्रमुख विशेषता है कि अनगढ़ जो है, अनगढ़पन है या अधूरापन है, ठीक है। दो विशेषताएं मिलती हैं, एक तो अनगढ़ है और दूसरा अधूरापन इनमें मिलता है, और काले पत्थर का प्रयोग अधिकांशतः किया गया है, ठीक है। ये तीन चार विशेषताएं आप मिलती हैं। तो आप इंट्रो में बता सकते हैं गौड़ राजवंश ने जो है, या गौड़ राजवंश इस क्षेत्र में शासनरत था, जिनके शासक ने या प्रमुख शासकों ने जो है स्थापत्य को बढ़ावा दिया, जिसमें ये स्थापत्य शामिल हैं। ऐसे करके हम लिखेंगे और हमारा जो आंसर शुरू करेंगे। या इसकी विशेषताएं जो है, प्रमुख विशेषताएं कैसी हैं, तो आप प्रमुख विशेषताओं में दो या तीन विशेषताएं जो भी आपकी हैं प्रकार से आप दे सकते हैं। ज़्यादा विशेषताएं नहीं देना है, क्योंकि मेनली स्थापत्य के बारे में पूछा है, पर ये दे देंगे तो आप इनके अंदर थोड़ा कम भी देंगे तो आपका जो क्वेश्चन आंसर जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से भी। चौरागढ़ के दुर्ग के बारे में बताएंगे, कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, इंडो इस्लामिक इफेक्ट बोल सकते हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट था, हाँ अकबर के बाद से। पर देखते हैं फिर उसके बाद ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि उसके बाद कुछ विकास सा हुआ हो ज़्यादा। जो निर्माण है ये सब पहले के हैं। अकेला रामनगर मिलता है हरदय शाह के टाइम पे, तो उसमें जरूर बोल सकते हैं। मंडला में जो इमारतें हैं वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य के बारे में बताती हैं, बिल्कुल हाँ, इसमें बोल सकते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य की हमको झलक देखने को मिलती है, ये बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। फिर महल के बारे में बता सकते हैं, भगवत राय का महल वगैरह, और दो चीज, राय भगत की कोठी, हाँ वही जो दो तीन महल, बघेलिन महल, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद मंदिर, कौन सा मंदिर, हाँ एक वो मंदिर है। अभी फिर एक मंदिर और देखा था ना अभी कोई सा, राज राजेश्वरी मंदिर, ये मेनली इसमें मंदिर यही आएगा, राज राजेश्वरी वाला, ठीक है। फिर इसके बाद तालाब तो आप जानते ही हैं, रानी दुर्गावती के टाइम ही तीन तालाब थे, संग्राम सागर वगैरह, ठीक है। और मठ में बाजना मठ सबसे फेमस मठ है, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे तो इतने में आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर अगला है, रानी दुर्गावती के साथ संघर्ष के कारण का स्पष्ट कर उनकी कूटनीति पर चर्चा कीजिए। ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि लिखने के लिए कम है, कारण पे लिखने के लिए तो है, पर इसमें सीधा कारण पूछा है। युद्ध पे बारे में पूछा तो बहुत कुछ लिखने को है। इसमें जो है रानी दुर्गावती के मुगलों के साथ संबंध, संघर्ष के क्या कारण थे। पहला कारण क्या था, सीमा, सीमा विवाद बोल सकते हैं या टकराव, ऐसे वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब और दूसरा क्वेश्चन या दूसरा जो पॉइंट हम डाल दें, या चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, तो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा है, इसमें दो फैक्ट आते हैं, अकबर की भी थी और रानी दुर्गावती की भी, ठीक है। तो रानी दुर्गावती की आप देखते हैं कि बाज बहादुर को हराती हैं और बोलते हैं कि साम्राज्य इनका जो है सबसे ज़्यादा फला फूला, और इसके पहले जो है मुगलों की जो है सीमा इससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती थी, पर रानी दुर्गावती जब शासन करती हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मिलती है। इसका मतलब इन्होंने साम्राज्य विस्तार तो किया होगा, और जब सीमाएं मिलती हैं तो टकराव वैसे ही अवश्यंभावी हो जाता है। फिर तीसरा कारण था कि
हाँ वो एक जो तुम बोल रहे हो मांग है, अकबर की मांग है, ठीक है। अकबर की मांग क्या थी? उसने बोला था कि उपहार चाहिए, हाथी चाहिए, उनका एक हाथी था उसके बारे में, और फिर एक मंत्री भी थे आधार कायस्थ, ऐसा मतलब उल्लेख मिलता है कि ये मांगे रखी थी जिसको रानी ने अस्वीकार कर दिया था। फिर एक और चीज़ थी, आपने सुना होगा आईन एकबारी में रानी के गुणों की बहुत प्रशंसा की गई है। रानी जो है मर्दाना जो है, जिस प्रकार से चलती हैं, रानी का सुंदर सौंदर्य जो है उसका वर्णन किया गया था। तो अकबर जो है कहीं ना कहीं उससे भी मोहित होता है, तो वो चाहता था कि ऐसी रानी जो है हमारे अधीन रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चौथा पॉइंट हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि ये उतना ज़्यादा वैलिड पॉइंट है नहीं, पर इसको हम जो जरूर है एक बार मानेंगे, क्योंकि इसमें हम जब विवरण देंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि आईन अकबरी में जो है रानी के सौंदर्य की बखूबी वर्णन किया गया है, ठीक है, या इनके गुणों की बखूबी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चौथा कारण ये है, और ये चार ही कारण है, इसके अलावा ऐसा कुछ ज़्यादा कारण दिखता नहीं है, ठीक है। और एक लक्षण के लिए, हाँ ये बोल सकते हैं जैसे साम्राज्य विस्तार है ना, इसमें आ जाएगा वो। जैसे राजा के अकबर की साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा थी, और ये जो क्षेत्र था उसके बीच में मार्ग में पड़ता था, तो इसलिए इसको विजय करना, ये जीतना आवश्यक है। हाँ एक और पॉइंट इसमें रह गया है, इसको बल्कि चौथा रखें और इसको पांचवा रखें, रानी के सौंदर्य को। चौथा पॉइंट ये था कि गोंडवाना की समृद्धता। ये क्यों बोल रहे हैं? ये भी आईन अकबरी में जवाब है। आईन अकबरी बोलता है, अबुल फजल बोलता है कि रानी का शासनकाल समृद्ध और सुखी था, लोग अच्छे से रहते थे, शांति प्रिय थे, और रानी का जो काल था या गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता, ये कहा जाता है और इनके बारे में बताया जाता है। तो गोंडवाना जो है पर्याप्त रूप से समृद्ध रहा होगा, ये हमें जानकारी इससे मिलती है। तो अकबर भी उस टाइम जानता था, अखिल भारतीय रूप से यदि देखा जाए तो कोई वही था मौजूद, तो वो भी ऐसे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता होगा। तो ये एक कारण ये भी हम दे सकते हैं। तो ऐसे पांच कारण हो गए, इससे ज़्यादा आप मुझे नहीं लग रहा कोई कारण निकलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी कूटनीति पर चर्चा कीजिए, कूटनीति पर चर्चा कीजिए। कूटनीति ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यदि कूटनीति जहाँ सफल होती है तो फिर ये मारी नहीं जाती, ठीक है। कूटनीति के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, पर हाँ कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं। कूटनीति के बारे में हम बताएंगे तो पहला होगा अफगानों की पराजय और उनको सेना में शामिल कर सेना को सुदृढ़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आस, हाँ राजधानी जानती थी राजधानी की महत्ता को या उसकी, तो राजधानी ये चेंज करके क्या बनाती हैं, सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ लेके आती हैं, क्योंकि चौरागढ़ जो था एक अवैध दुर्ग माना जाता था उस टाइम पे और पहाड़ी पे स्थित था, तो इसलिए इसको राजधानी परिवर्तन को भी इसमें डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं, बाज बहादुर को पराजित करती हैं, ठीक है। ये मान सकते हैं कि उनकी कूटनीतिक चाल या उसकी राजनीति का जो है एक परिचायक था, परंतु कूटनीति का और राजनीति का दोनों का अर्थ थोड़ा सा भिन्न होता है, इसलिए नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि मुगलों के साथ कूटनीति, उसने बोला सिर्फ उनकी कूटनीति पर चर्चा कीजिए। मुगलों के संघर्ष के कारण स्पष्ट कर अलग हो गया यहाँ क्वेश्चन, उसके बाद वो बोल रहा है कि कूटनीति पर चर्चा कीजिए। ऐसा लिखता कर एवं मुगलों के साथ या उनके साथ उनकी कूटनीति पर चर्चा कीजिए, तब ये मुगलों के साथ हो जाता। हाँ एक बोल सकते हैं कि ये प्रशासनिक दूरदर्शिता को या कूटनीति को तो नहीं, प्रशासनिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी कूटनीति के रूप से यदि देखा जाए तो स्पेशली कोई ऐसी ज़्यादा नहीं थी, अकेली एक राजधानी का हम थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं, और जो अफगानों को हरा के ये सेना को सुदृढ़ करती हैं, एक दो पॉइंट जो हैं पूरी तरह से वैलिड हैं, इसके अलावा ऐसा कोई ज़्यादा पॉइंट मिलता नहीं है जो इनकी कूटनीति में जमता हो। कूटनीति अलग होती है और राजनीति अलग होती है, बाकी राजनीतिक बारे में बोलेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ ये भी है, जैसे कूटनीति यदि ये सही सफल होती तो ये हो सकता था कि मांगे इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे देखते थे तो साम्राज्य के हिसाब से यदि व्यवहारिक होकर सोचा जाता तो एक साम्राज्य की खत्म होने के बदले में दो या तीन लोगों को देना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, तो दे सकती थी। हाँ पर ये बोलते हैं फिर लोग मान सम्मान के लिए लड़ना, पर वो अलग है, पर वो कूटनीति में नहीं आएगा, वो साहस वीरता वगैरह में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कूटनीति लिखने के लिए था नहीं, पर कुछ हम जो लिख सकते हैं वो ये पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है।
अगला है विद्याधर चंदेल की प्रमुख उपलब्धियां बताइए। विद्याधर की प्रमुख उपलब्धियां बताइए। जनरली विद्याधर चंदेल के बारे में ये पूछना चाहता है, ठीक है। तो चंदेल शासक गंड के बाद उसका पुत्र विद्याधर शासक बना। वह चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रो। के बाद ये कंक्लूजन आप दे सकते हैं, मतलब इसमें और सैन्य उपलब्धियां इसको कैलकुलेट करना है कुछ, जैसे वो आपके मॉडल जो है जिन लोग देख रहे हैं उस मॉडल में थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें थोड़े से डायमेंशन कम थे। इनकी जो उपलब्धियां हैं, पहली उपलब्धि हम देखेंगे तो सैन्य उपलब्धियां, ठीक है। तो सैन्य उपलब्धियों में हमें कहाँ जानकारी मिलती है, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये क्या थोड़ा सा आपके उत्तर को ऑथेंटिक सा बना देगा, ठीक है। तो एक इस्लामी जो व्याख्याकार हैं उनके द्वारा इब्न अल अतहर ये कहते हैं कि इनकी सेना सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है। इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। फिर ये मालवा के शासक भोज परमार को इन्होंने हराया, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, अभिलेख हैं दो अभिलेख, उनका महोबा अभिलेख आई थिंक, एक और कोई सा अभिलेख है जिसमें बोला गया है कि ये भोज जो है चंदेल की, विद्याधर चंदेल की ऐसी पूजा करते थे जैसे कोई एक गुरु अपनी शिष्य अपने गुरु की पूजा करता हो या उसके लिए कांपते थे, ऐसा करके उसमें मेंशन किया गया है कुछ कोट, ठीक है। फिर इसके बाद कलचुरी शासक गंगे देव को भी इन्होंने पराजित किया था। कन्नौज शासक एक राज्यपाल था, आपने सुना होगा, ये भाग जाता है जब आक्रमण होता है, ठीक है। तो फिर ये अर्जुन कछवा नरेश रहता है, इसका सामंत रहता है, ठीक है। इससे उसकी हत्या करवाता है। ये धूपकुंड अभिलेख जो है इसकी जानकारी देता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी का इसने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, ये पहला शासक था, ये भी इसकी उपलब्धि है, ठीक है। उसके बाद अगला इसका राजनीतिक उपलब्धि देखें तो क्या हुआ, ग्वालियर के कच्छपगाज शासक इसके सामंत थे, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे इसका शासन था, ठीक है, या आधिपत्य था। फिर कन्नौज पर राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को बिठाता है, जब वो मारा जाता है अर्जुन के द्वारा तो फिर त्रिलोचन पाल को बिठाता है, और जब उस बैठता है तो इसके द्वारा बिठाया गया, इसका मतलब ये है कि इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो इसी का है, या अंतिम नियंत्रण जो है इसी का होगा, इसी के अधीन वो करेगा। फिर मऊ प्रस्तर लेख बताता है, इससे जानकारी मिलती है कि इसका जो मंत्री था या जो भी एक सेनापति रहा हो, शिवनाग मैत्री, इसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को विद्याधर का करद बनाया, मतलब कर देने वाला, मतलब उसके सामंत बनाया एक हिसाब से, ठीक है। और उसका शासन पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ हो गया, ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर चंदेल अभिलेखों में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि राजा भोज एवं गंगे देव शिष्य के समान डर कर इनकी पूजा कर, ये बता रहे थे अभी जो बता रहे थे, तो शिष्य के समान ये डरते थे दोनों इससे, विद्याधर चंदेल से, ठीक है। फिर इसके बाद ये अलाहतर फिर से आता है और फिर बोलता है कि इनकी राज्य की सीमा भारत में उस टाइम पे सबसे बड़ी थी, ठीक है। ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां बताता है। इसके बाद इनकी स्थापत्य संबंधी उपलब्धि मिलती है। हम जानते हैं सबसे बड़ा मंदिर कांदरिया महादेव मंदिर जो है इनके द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है। और एक और इनकी उपलब्धि है लुगात ए हिंदवी, ठीक है। साहित्यिक उपलब्धि में आप डाल सकते हैं कि लुगात हिंदवी नामक इन्होंने कविता की रचना की थी। तो स्पष्ट था विद्याधर अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, जिसने अपने पिता या दादा जो उनकी विरासत मिली थी उसको और गौरवान्वित किया। इस प्रकार से हम इसको जो बता सकते हैं, ठीक है। तो करके पितामह धंग ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, विद्याधर चंदेल ने उसे गौरवान्वित किया करके हम एंड कर सकते हैं। क्या है एंड कंप्लीट हुआ डिस्कशन। थैंक यू।